So very good afternoon to all of you. Welcome to our course. We are presently at unit number 4, and in the unit number 4 we are covering the transformer part. In yesterday class uh, we have discussed about the transformer part, transformer equivalent circuit. Just give me 2 minutes. Okay. In yesterday class we have discussed about the equivalent circuit of the transformer, and in today's class we will cover the transformer losses and transformer efficiency. It is also a very important phenomena of the transformer. Numericals and theoretical part questions come from this topic. कल की क्लास में किसी का अगर डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं. अगर किसी को कोई पार्ट रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, रिवाइज किया बाद में, तो आप पूछ सकते हैं उसको. अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ. So that am I audible properly? Yes, sir. Okay, thank you. तो हम आते हैं आज के टॉपिक पर. जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर लॉसेस. तो लेट मी राइट द टॉपिक नेम. दिस इज द ट्रांसफार्मर लॉसेस. ट्रांसफार्मर लॉसेस. ओके. तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितनी तरह के हो सकते हैं. जितनी भी फिनोमिना हम ट्रांसफार्मर की देखते हैं, समझते हैं, चाहे वो इक्विवेलेंट सर्किट हो, लॉसेस हो, एफिशिएंसी हो, या किसी और पार्ट की बात करें जो आगे हम देखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन या जो कुछ भी है, उन सब के लिए हमें ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम, जो बेसिक डायग्राम है, इसको हम बार बार ड्रॉ करते हैं. क्योंकि इस डायग्राम से हम काफ़ी हद तक फैमिलियर हैं, और काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि हम किस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या मेजर करना चाहते हैं, और किस तरह से आउटकम आएगा. तो ट्रांसफार्मर का वही बेसिक डायग्राम जो अभी तक हमने ड्रॉ किया हुआ है, उस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ. तो कहता है इस ट्रांसफार्मर के इस डायग्राम में आपके पास फिर से वही एक प्राइमरी वाइंडिंग जो मैं हमेशा ड्रॉ करता हूँ. दिस इज द प्राइमरी साइड जहाँ पर हम सोर्स को कनेक्ट करेंगे. दिस विल बी द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. वी विल कनेक्ट ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स. ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करेगा नहीं, तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. V1 करंट का फ्लो होगा I1. एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E1 ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग में, और फ्लक्स सेटअप हो जाएगा. जैसे ही फ्लक्स सेटअप होगा तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से. कोर में फ्लक्स सेटअप हो गया. कुछ फ्लक्स का लॉस भी होगा एयर के अक्रॉस, उसको हमने लीकेज फ्लक्स का नाम दिया. और मैं उसको भी ड्रॉ करता हूँ. दिस इज द लीकेज फ्लक्स पार्ट, और यहाँ पर भी कुछ लीकेज फ्लक्स में होगा. मैं वाइंडिंग को ड्रॉ कर दूंगा बाद में. और फिर हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में आते ही हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग करंट का फ्लो लोड के अक्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, पेपर में भी आ जाता है, और इसको हम बार बार बोलते भी रहते हैं, रिवाइज भी करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि यही सब सब कुछ है. इसी पे सारे फिनोमिना डिपेंड करते हैं. तो कल हमने क्या किया था, कल हमने यहाँ पर जो डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, कि वो ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट था इस डायग्राम के बेसिस पे. और उसको फिर हमने रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी किया. अब आज जो हम करने वाले हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस, उसमें भी इस डायग्राम की जरूरत है. किस तरह से, वो समझते हैं. अब ट्रांसफार्मर को बेसिकली हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट क्या है ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग पार्ट, और यहां पर आपको मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग पार्ट, सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. और इन दोनों के बीच में हमें कहीं यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोर का पार्ट. यहाँ पे मैग्नेटिक कोर है, लिख देता हूँ मैग्नेटिक कोर. अब यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का फर्स्ट पार्ट हो गया, मैग्नेटिक कोर सेकंड पार्ट हो गया, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो थर्ड पार्ट हो गया कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे तीन. तो दो पार्ट मतलब अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करना चाहूँ, इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल कंसीडरेशन या इलेक्ट्रिकल पार्ट या इलेक्ट्रिकल साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल पार्ट. और दूसरा मैं बात करूं मैग्नेटिक पार्ट, मैग्नेटिक पार्ट. तो ट्रांसफार्मर डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट और एक मैग्नेटिक में. इलेक्ट्रिकल पार्ट पे जब हम जाते हैं तो कहता है, तब इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट में आपको मिलेगी प्राइमरी साइड,
क्योंकि प्राइमरी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और और सेकेंडरी जो आपके पास है, सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल सर्किट। प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी वाइंडिंग पार्ट। और मैग्नेटिक पार्ट जो है बेसिकली ये कोर का पार्ट है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, कि दो इलेक्ट्रिकल के बीच में एक मैग्नेटिक कोर लगा हुआ है। तो अब जब जब बात आती है लॉसेस की, तो यहाँ पे लॉसेस जो मिलेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द लॉसेस, देन डेफिनेटली यहाँ पे दो तरह के लॉसेस मिलेंगे। एक आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल लॉसेस, यहाँ यू विल गेट द इलेक्ट्रिकल लॉसेस। और जो कोर वाला पार्ट है यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक लॉसेस या कोर लॉसेस, मैग्नेटिक लॉस। आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। जितने पार्ट है हमने उतने लॉसेस की बात कर दी। जब मैं इलेक्ट्रिकल लॉसेस की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस का मतलब, हम अब मैं वाइंडिंग को अगर को कंसीडरेशन अगर लें, तो कहता है कि वाइंडिंग जो बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, वाइंडिंग, वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ द कॉपर। तो जनरली हम चाहते हैं कि जो वाइंडिंग है कॉपर की बने, मतलब इलेक्ट्रिकल लॉसेस की जब मैं बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस का मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के लॉस। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो लॉसेस हो रहे हैं, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के लॉस। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर मटेरियल की बात करें, तो कॉपर के बने हुए मटेरियल है, तो इसको नाम दिया जाता है कॉपर लॉसेस। ठीक है। और जो मैग्नेटिक लॉसेस हैं, क्योंकि ये कोर में हो रहे हैं, और कोर जनरली हम क्या करते हैं, आयरन की बनी हुई कोर यूज करते हैं, तो इनको नाम दिया जाता है आयरन लॉसेस। बात समझ में आ गई। हमारे पास दो तरह के लॉस निकल करके आए। अब मैं, अभी तो मैं पार्ट अरेंजमेंट कर रहा था किस तरह से लॉसेस निकल करके आते हैं, बट एक्चुअली वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज द कॉपर लॉस, एंड सेकेंड वन इज द आयरन लॉस, आयरन लॉसेस। कॉपर लॉसेस को नाम दे सकते हैं वाइंडिंग लॉसेस, क्योंकि कॉपर की बनी हुई वाइंडिंग में हो रहे हैं, वाइंडिंग लॉसेस। कई जगह आपको वाइंडिंग लॉस के नाम दिखाई देगा। और आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस, क्योंकि ये कोर में हो रहे हैं, कोर लॉसेस। इज इट ओके, एनी डाउट टू एनी वन कि हम दो तरह के लॉसेस को लेके चल रहे हैं। अब कॉपर लॉसेस की अगर हम बात करें, तो कॉपर लॉसेस फिर से वही इलेक्ट्रिकल लॉसेस जो कि जिसको हम बात कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो फिर ये प्राइमरी कॉपर लॉसेस, सेकेंडरी कॉपर लॉसेस निकल करके आएंगे। और कोर की कॉमन है, तो कोर वाले पार्ट में कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी निकलेगा, ये कॉमन लॉसेस निकल करके आएंगे। तो अब कॉपर लॉस के लिए कहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल लॉसेस है, तो इलेक्ट्रिकल लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लॉस के लिए हमें सिंपल एक फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पावर लॉस का एक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। रजिस्टेंस अगर होगा, करंट अगर फ्लो हो रही होगी, तो आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हीटिंग होती है, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी जो है वो वेस्ट में जाती है, उसको हम कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एप्लीकेशंस बताए भी थे पहले, कि आई स्क्वायर आर में जो हीटिंग होती है, उसको हम हीटर वगैरह में डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं, वो भी आई स्क्वायर आर होता है। लेकिन इन जनरल फिनोमिना, जैसे हम सप्लाई दे रहे हैं किसी भी अपने apparatus को, वहां पर जो आई स्क्वायर आर लॉस मिलते हैं, वो हीट के पार्ट में वेस्ट ही होता है। और इवन वो मटेरियल को भी खराब करता है, क्योंकि हीटिंग होती है, तो जिस वायर में हीटिंग हो रही है, जिस कंपोनेंट में वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे हीट की वजह से उस मटेरियल की प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट होती है, खराब होती है, और मटेरियल की लाइफ जो है कम होती जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो जब मैं कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉसेस की बात करूंगा, तो देन दीज लॉसेस विल बी द आई स्क्वायर आर लॉसेस। और जब मैं आयरन या कोर लॉसेस की बात करूंगा, तो ये लॉसेस दो पार्ट में फिर से डिवाइड हो गए। एक लॉस है आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एंड द सेकंड वन इज द एडी करंट लॉस, इज द एडी करंट लॉस। ओवरऑल ट्रांसफार्मर के लॉसेस को जो हमने डिफाइन किया, जब हमने कैटेगराइज किया, डिफाइन करने के लिए, तो कैटेगरी में तीन तरह के हमें लॉसेस मिले, एक आई स्क्वायर आर लॉस, एक हिस्टैरिसीस लॉस, और एक एडी करंट लॉस। तो इस तरह से यहाँ पे लॉसेस को
सेग्रीगेट कर दिया गया है। अब एक एक करके हम सारे के सारे लॉसेस को पढ़ते चलेंगे, एक एक करके लॉसेस को डिफाइन करते चलेंगे, कौन से लॉसेस क्या होते हैं। किसी को डाउट तो नहीं अभी तक जितना मैंने बोला किसी पार्ट पे? अगर है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। ओके बेटा। अब फर्स्ट है हमारे पास कॉपर लॉस। इसको हम बोल सकते हैं CU, कॉपर लॉस शॉर्ट में लिखते हैं। इसको हम वाइंडिंग लॉस बोल सकते हैं। और इसी को कुछ जगह आप पढ़ोगे फार्मूले का नाम दे दिया आता है तो लिखता है I²R लॉस। मैंने सारे नाम दे दिए। इस तरह का कोई भी नाम लिख करके आए तो उन सबका मतलब एक ही है, कॉपर लॉस, CU लॉस, वाइंडिंग लॉस, I²R लॉस। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिकल लॉसेस की बात कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल लॉसेस दो पार्ट में होंगे। एक आप बोलोगे सर प्राइमरी वाइंडिंग में, और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग में। इलेक्ट्रिकल की तो आपने यहाँ लिख दिया प्राइमरी वाइंडिंग लॉसेस, प्राइमरी साइड कॉपर लॉस, और दूसरा आपको मिलेगा सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड कॉपर लॉस। ठीक। प्राइमरी साइड में अगर हमने करंट की बात करें तो फॉर्मूला I²R है। प्राइमरी वाइंडिंग करंट क्या है? I1। और प्राइमरी वाइंडिंग के साइड रेजिस्टेंस जो हमने अज्यूम किया था वो R1 था इक्विवेलेंट सर्किट में, तो ये हो जाएंगे I1²R1 प्राइमरी साइड कॉपर लॉस है। और यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट में यूनिट हो जाएगी, पावर की यूनिट। सेकेंडरी साइड जो लॉसेस मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो कर रही है I2, तो I2² इंटू सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज R2, I2²R2 वॉट लॉसेस। अगर मैं टोटल कॉपर लॉसेस की बात करूं, टोटल कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर के लिए, टोटल कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इट विल बिकम इक्वल टू प्राइमरी साइड कॉपर लॉसेस जो मिल रहे हैं I1²R1 प्लस सेकेंडरी साइड जो लॉसेस मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? I2²R2। इस तरह से। ठीक है। अगर मैं रिफर सर्किट की बात करूं जो मैंने कल देखा था, अगर हमने रिफर टू प्राइमरी साइड कर लिया, मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमने सर्किट डिफाइन किया रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू प्राइमरी जब हमने कल इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, तो हमने कहा था कि हम सेकेंडरी के सारे कंपोनेंट को रिफर करके प्राइमरी साइड ले आएंगे। सेकेंडरी के सारे कंपोनेंट को रिफर करके जब हम प्राइमरी साइड ले आए थे तो कुछ ऐसा चेंज मिला था कि प्राइमरी के कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं था, तो वो तो I1² R1 ही था। I1² R1 ही रहेगा, मतलब I1 में कोई चेंज नहीं, R1 में कोई चेंज नहीं। लेकिन जब सेकेंडरी के कंपोनेंट को रिफर करके हम प्राइमरी साइड लाए थे तो हमने I2 करंट को नाम दे दिया था I2 डैश, यहाँ पे हो जाएगा। और R2 को हमने नाम दे दिया था R2 डैश, और इनके फॉर्मूले भी थे। अब जब मैंने रिफर सर्किट जब ड्रॉ किया था तो आपको याद होगा कि जब प्राइमरी को सेकेंडरी को उठा कर रिफर कर दिया प्राइमरी साइड में तो एक ही ब्रांच बन गई थी, दोनों ब्रांच मिला करके। उन ब्रांच में कोई चेंजेस अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे हम I1 कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू I1² R1 प्लस R2 डैश। और इसको हम लिख सकते हैं I1² R इक्विवेलेंट 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। इसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी की साइड रिफर करूं, रिफर टू सेकेंडरी साइड, रिफर टू सेकेंडरी, रिफर टू सेकेंडरी का मतलब ये है कि यहाँ पर करंट जो होगी दैट करंट विल बी I2 करंट, I2²। रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। इन तीनों केस से अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला आपके पास हो गया PCU कॉपर लॉसेस के लिए I1² R1 प्लस I2² R2, ये तो एकदम सही है। सेकेंडरी और प्राइमरी को हमने दोनों साइड के रेजिस्टेंस को और करंट को अलग अलग कंसीडर किया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आता है PCU कॉपर लॉसेस का ही सेम फार्मूला, अगर मैं रिफर टू प्राइमरी साइड करूं तो ये निकल करके आएगा I1² इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड। यही सेम कॉपर लॉस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं रिफर टू सेकेंडरी साइड। जब सेकेंडरी साइड रिफर करेंगे तो ये हो जाएगा I2²
आर इक्विवेलेंट टू, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। और इन सब के फॉर्मूले हमें पहले से पता है, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन। ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा रिफर टू प्राइमरी के लिए। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले वाले फॉर्मूले से ही आंसर मिल जाता है जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए। अगर मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूले की लिस्ट अगर बनाऊँ तो कंप्लीट फॉर्मूला लिखूँ तो मैं लिख देता हूँ कि आर इक्विवेलेंट वन क्या होगा और आर इक्विवेलेंट टू क्या होगा, वैसे आप सबको पता है। आर इक्विवेलेंट वन जो हम लिखेंगे, इसमें हमने कहा था कि क्योंकि यहाँ पे वन आ रहा है तो ये आर वन एज इट इज रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, आर टू की वैल्यू में चेंज मिलेगा, वो आर टू डैश हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू डैश की वैल्यू क्या होगी, आर टू। आर टू है तो एन टू से डिवाइड होगा, एन वन से मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्विवेलेंट वन के लिए। इसी तरह से मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट टू का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अब टू है तो आर टू में कोई चेंज नहीं होगा, आर वन में चेंज होगा। यहाँ पे टू है तो टू एज इट इज, आर वन में आर वन डैश हो गया, तो आर टू प्लस आर वन डैश का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, आर वन। यहाँ पे हो जाएगा, अब एन वन है, आर वन है तो एन वन से डिवाइड करेंगे, एन टू से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। So what is this? This is basically the copper losses. Copper losses of primary winding, copper losses of secondary winding. Total copper losses are addition of the primary side losses plus secondary side losses. And by considering the equivalent circuit concept, the formula can be written as given here in these two equations. यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपने वापस डायग्राम पे। ये डायग्राम कहता है कि आपने वाइंडिंग तो कंसीडर कर ली, प्राइमरी साइड आपने कंसीडर कर लिया, सेकेंडरी साइड आपने कंसीडर कर लिया, ये लॉसेस हो गए। अब थर्ड पार्ट बचता है कोर का पार्ट। कोर में आपने कहा कि लॉसेस मिलेंगे दो तरह के, एक लॉसेस आपने कहा कि हिस्टेरिसिस लॉसेस, और एक क्या मिलेंगे, एडी करंट लॉसेस। तो उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी द हिस्टेरिसिस लॉसेस। ये है मैग्नेटिक लॉसेस। नाउ कम टू द हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में किसी को आइडिया है? किसी को कुछ पता है हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में, पहले कभी कुछ पढ़ा हो? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट द हिस्टेरिसिस लॉसेस? हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा था सर। हाँ, क्या होता है वो? सर अब बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। सर मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी हाँ कि सर जैसे अपन ने जो रेफर टू सर्किट लिया था ना, हाँ हाँ। तो उसमें अपन ने आई टू डैश और आई वन डैश यूज़ किए थे। हम्म। तो सर आपने इसमें अकेला आई टू और आई वन क्यों यूज़ किया है? आई अब टू डैश कहाँ फिर, मतलब इसमें तो फिर दिखाई नहीं ना सर अपने जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा। आई टू डैश, मैंने आई टू, अगर इस वाले फॉर्मूले को मैं देखूं, हाँ म्यूट कर लीजिए, आपकी बात समझ में आ गई। आई टू डैश को मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट टू आई टू ले लिया है, आई आई वन, सॉरी, आई वन के इक्वल ले लिया है। आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू डैश स्क्वायर आर टू डैश। अब मैंने ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू डैश लिया, इसका मतलब मैं आई टू को आई वन, आई टू डैश को आई वन के इक्वल लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कंसिडरिंग आई वन इज इक्वल टू आई टू डैश। ये अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा। ये क्वेश्चन अगर आप, जो मैंने कल नोट्स शेयर किए थे, जो मैंने क्लास के बाद एक के साथ साथ लॉग विद द क्लास नोट्स, मैंने कुछ नोट्स भी उसी फोल्डर में डाले हुए थे, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक इक्विवेलेंट सर्किट और भी दिया हुआ था। वो इक्विवेलेंट सर्किट किस पार्ट पे था? वो इक्विवेलेंट सर्किट था अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। और वो इसीलिए मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछा किसी कोई डाउट है कि नहीं, तो किसी ने पूछा नहीं। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्योंकि फर्स्ट ईयर लेवल में थोड़ा बियॉन्ड लिमिट चला जाता है, इसलिए हम उसे कवर नहीं करते। लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, और वो जो अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं वही वो यही अप्रोक्सीमेशन है कि हम आई वन करंट को आई टू डैश के इक्वल कंसीडर करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। और इसका भी जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमने ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट, एक हमने कल एक करंट कंपोनेंट लिया था, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट आई नॉट, और एक लिया था लोड कंपोनेंट ऑफ करंट जिसको हमने आई वन डैश लिखा हुआ था। नो लोड करंट कंपोनेंट और लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, इन दोनों का आपस में प्रैक्टिकल सिचुएशन में कंपैरिजन किया गया, तो ऐसे रिजल्ट्स निकल करके आए कि नो लोड करंट कंपोनेंट लोड कंपोनेंट का
3 to 5% होता है। अगर 100 एम्पियर करंट चाहिए लोड के लिए, तो ट्रांसफार्मर की कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए केवल 3%, मतलब 3 एम्पियर चाहिए या 4 चाहिए या मैक्सिमम 5 एम्पियर चाहिए। इस रेशियो में करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेजर जो रोल है करंट का वो लोड के पार्ट पर है, जो सप्लाई हमें घरों में मिलती है। ट्रांसफार्मर की कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत कम करंट चाहिए होती है। अब यहाँ पर जो दो करंट कंपोनेंट थे, जो इक्विवेलेंट सर्किट जो मैंने जो कल ड्रॉ किया था, लेट मी ड्रॉ सर्किट अगेन हियर। अगर सर्किट की बात करूँ, तो यहाँ से जो करंट आ रही थी वो I1 करंट थी। फिर I1 करंट यहाँ पर आकर के एक कंपोनेंट I नॉट जा रहा था, और एक कंपोनेंट यहाँ पे जा रहा था I1 डैश। और जब हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, तो हमने इसको सेकेंडरी के साथ ज्वाइन कर दिया था, तो यहीं पे जो करंट फ्लो कर रही थी वो I2 डैश थी। अब I1 डैश करंट और I2 डैश करंट दोनों एक ही ब्रांच में फ्लो कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों करंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब I1 डैश की वैल्यू या I2 डैश की वैल्यू को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया है, I1 के इक्वल लिख दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि I1 विल बिकम इक्वल टू I2 डैश। अब हमने इसको I1 के इक्वल इसलिए लिया क्योंकि मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ कि I नॉट करंट की जो वैल्यू है वो 3%, 4% या 5% है टोटल का। तो जब इसको हमने अप्रोक्सीमेशन में ऐसा एज्यूम किया है कि ये बहुत ही कम करंट है, और यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम नेग्लिजिबल करंट कंसिडर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मेन ब्रांच करंट। मेन ब्रांच करंट मतलब जो I1 करंट है वो I1 डैश के बराबर है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को लेते हुए कि यहाँ की करंट जो I नॉट करंट है, दिस करंट इज वेरी 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 लेस इन कंपैरिजन टू I1, so the I1 current will become equal to the I1 dash current, and I1 dash current is equal to the I2 dash current. So directly we can write that the I2 dash current is equal to the I1 current. So I2 dash is equal to I1 current. From this equation we have put the value here. I2 dash is equal to I1। जब यहाँ पे I1 पुट किया तो वो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर, तो I1 कॉमन ले लिया, I1 स्क्वायर हो गया R1 प्लस R2 डैश। सिमिलरली वी हैव डन फॉर द सेकेंडरी सर्किट। तो अभी बात समझ में आई ऐसा क्यों किया? अभी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, उसको इन अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, आई नोट को समझ गया सर मैं। हाँ, समझ वो गया ना, छोटा हाँ। है क्योंकि वो कंपोनेंट बहुत छोटा है हाँ, इसलिए उसको। ठीक है एग्जैक्टली, सर। एग्जैक्टली। ठीक है सर। आप क्वेश्चन अच्छा था, वो आई क्वेश्चन डैश और आई टू डैश को अपन ने एक किया तो फिर वो तो नॉर्मल सी बात है कि आई वन भी इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है इक्वल सर। हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था। रियली ये जेन्युइन क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, इस क्वेश्चन को पूछना भी चाहिए था। लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पे हम इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है क्लास में कि हम क्या स्टूडेंट उस लेवल पे जा पा रहे हैं या उस लेवल पे सोच पा रहे हैं या नहीं। लेकिन यही सेम ट्रांसफार्मर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं। एक पार्ट मशीन का थर्ड ईयर होता है, फोर्थ सेमेस्टर, एक होता है फिफ्थ सेमेस्टर। तो वहाँ पे ये एनालिसिस की जाती हैं, इनके प्रैक्टिकल्स में शो की जाती हैं लैब में, और इन चीज़ों को कंपेयर करके बताया जाता है। तो ये वाला पार्ट डेफिनेटली मैं क्लास उन्हीं फर्स्ट ईयर क्लासेस में बताता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऐसा नहीं कि आपने पूछा नहीं तो आपकी नॉलेज नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट में इनिशियल लेवल पे ट्रांसफार्मर की डीप एनालिसिस करने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अच्छा है आपने इस क्वेश्चन को पूछा, इट मीन्स कि आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पे उसका पार्ट जो है वो क्लियर है। और फिर अब बाकी लोगों को भी अगर कहीं डाउट आ रहा है तो फिर से पूछ लीजिएगा। तो दिस क्वेश्चन वाज इम्पोर्टेंट, अच्छा वो डिस्कस कर लिया आपने। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्टेरिसिस लॉसेस। हम आते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो आपने कहा कि हिस्टेरिसिस लॉसेस को पढ़ा है आपने, हिस्टेरिसिस कर्व के फॉर्म में पढ़ा है। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस की जो जो बात हम करते हैं, ये डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि कोर में हो रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल में हो रहा है। जो ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने यूज किया है, मैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो हम ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो दे आर मेड अप ऑफ द सेवरल नंबर ऑफ डोमेन्स। ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल की एनालिसिस करके साइंटिस्ट ने उसको लिटरेचर में कोट किया कि एवरी मैग्नेटिक मटेरियल्स विच वी जनरली यूज इन द इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ सेवरल नंबर ऑफ डोमेन्स। दीज डोमेन्स आर रैंडमली अरेंज इन द डायरेक्शन, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी होता है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड टू दिस मटेरियल, बट
when the magnetic field is applied to these material, then these domains try to align themselves in the direction of magnetic field. मतलब कैसे? कहता है कि आपने यहाँ पर वाइंडिंग दी, वाइंडिंग दे करके आपने इसमें करंट का फ्लो किया, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे करंट का फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो उसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे डोमेन्स अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। अगर मैं सिंपली बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, तो ऑल द डोमेन्स विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे भी रोटेट करके इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे, कोशिश करेंगे, और कुछ पूरे से हो जाएंगे, कुछ पार्टली होंगे, बट दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन दिस डायरेक्शन। ये जो अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो रहा है, इसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कोई भी मोशन है किसी भी पार्ट पर है, चाहे वो ह्यूमन में हो या किसी मटेरियल में हो, कोई भी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को जब डिफाइन किया गया, अलाइनमेंट वाले पार्ट को डिफाइन किया गया, तो उसका सेकंड स्टेप बताया गया कि जो ये अलाइनमेंट के लिए, इनके रोटेशन के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो एनर्जी ट्रांसफार्मर कहाँ से लेगा? डेफिनेटली जो एनर्जी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से इनपुट कर रहे हो, जो पावर आपने इनपुट किया जो करंट के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, उसी एनर्जी का कुछ पार्ट इन्होंने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, वो तो यूटिलाइज करेगा ही, और उसके बाद रिमेनिंग एनर्जी आगे फ्लो कर दी गई। अगर मैं पावर फ्लो डायग्राम की बात करूं, तो पावर इनपुट है, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट हमारे पास यहाँ पर है, और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमें यहाँ पर मिलना है। बीच में आपको मिला मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल में आपने पावर को इनपुट किया, डोमेन्स का अलाइनमेंट हुआ, तो उस पावर का कुछ पार्ट ये मैग्नेटिक मटेरियल खा गया अपनी प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए, डोमेन्स के अलाइनमेंट के लिए। अब जो बची हुई पावर है वही तो आगे जाएगी, वो पावर आगे चली गई। जो पावर यहाँ से आगे मूव करके चला गया, जो पावर यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, उसको हमने कहा हिस्टैरिसीस लॉसेस, और जो बचा हुआ पावर आगे पहुंचा उसको हमने क्या किया, उसको हमने नाम दिया पावर आउटपुट। अब क्योंकि हमने यहाँ पर सप्लाई जो दी है अपने मैग्नेटिक मटेरियल को, कैसे सप्लाई कैसे दी है, वो एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दी है। वोल्टेज सोर्स जो अल्टरनेटिंग नेचर का है। अल्टरनेटिंग मीन्स कि इसकी एक पॉजिटिव साइकिल होगी, एक निगेटिव साइकिल होगी, फिर पॉजिटिव साइकिल होगी, फिर निगेटिव साइकिल होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव साइकिल के लिए कुछ इस तरह से लिया, तो नेगेटिव साइकिल के लिए इसका अलाइनमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाएगा। जैसे अलाइनमेंट चेंज होगा तो ये डोमेन्स जितने भी हैं वो चाहेंगे कि हम अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो रही है उसी डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जब जब तक कोर में मैग्नेटाइजेशन होता है, जब तक कोर एक्साइटेड मोड में होती है, मतलब जब तक ट्रांसफार्मर ऑन है, सप्लाई आ रही है, तब तक ये डोमेन्स का अलाइनमेंट का मूवमेंट होता ही रहेगा, और वो होता रहेगा तो ये एनर्जी जो है वो उसको रिक्वायर्ड होगी ही होगी अपनी प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए। वो पावर, वो एनर्जी जो इस पार्ट में यूज हो रही है, दैट एनर्जी इज गोइंग इनटू द वेस्टेज। That is why we have given it to the name of the hysteresis losses, and it is following the property of the hysteresis curve, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसके बारे में भी आपने बोला। तो hysteresis कर्व होता है, उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, बी दैट इज नोन एज द बी एच कर्व। बी यहाँ पर लेते हैं, और एच को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। एच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू आई बाई एल। इसका मतलब एन इज ए नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट वैल्यू, एल लेंथ कांस्टेंट वैल्यू, तो एच प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू एच, तो ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, बी कैन राइट इक्वल टू म्यू इंटू एच। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कर्व है वो ऐसे स्टार्ट होगा, कुछ यहाँ जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट पे जाएगा, उसके बाद ये मूव करेगा, हिस्टैरिसीस कर्व को फॉलो करेगा नेगेटिव साइकिल में, और ये पॉजिटिव साइकिल में इस तरह से इसको पूरा करेगा। मतलब जब पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे तो कर्व यहाँ पर होगा, जब नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो कर्व इस तरह से अपने पाथ को फ्लो करता रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए। और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसको हमें करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में आपने किया होगा। वो डेरिवेशन कहता है कि जितना इसका एरिया होगा इस कर्व का, वही उस एरिया को ही हम हिस्टेरिसिस लॉसेस कहते हैं, दैट हाँ एरिया। सर। इसलिए जब हम मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, कभी भी ट्रांसफार्मर या किसी मशीन के लिए मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, तो हम एक ऐसे मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं जिसका बी एच कर्व एरिया कम है। बी एच कर्व, बी एच लूप इवन होना चाहिए, बी एच लूप एरिया मस्ट बी एज लेस एज पॉसिबल।
एज लेस एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जीरो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो करने के लिए मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा। अगर मटेरियल चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी में ट्रांसफर होगी। पर प्राइमरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकेंडरी में ट्रांसफर करने के लिए हमने फ्लक्स को यूज किया है, फ्लक्स वाली प्रॉपर्टी को यूज किया, ऐसा मटेरियल लिया जो फ्लक्स को कैरी कर पाए इजिली। अब जब ऐसे मेटल को आपको कैरी करना है, जो फ्लक्स मेटल को आपने चूज किया जो फ्लक्स को कैरी कर पाए, तो उस मेटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, अगर उसको अपने लिए कुछ खाना चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई काम नहीं करता है। तो उसने कहा कि जो भी एनर्जी दोगे उसमें से इतनी एनर्जी मैं खुद के लिए रखूंगा और बची हुई एनर्जी में आगे ट्रांसफर करूंगा। तो ये हिस्टेरिसिस लॉसेस के फॉर्म में यूटिलाइज होती है। दीज आर कॉल्ड एज द हिस्टेरिसिस लॉसेस। नोट्स में मैं आता हूँ, जो जिन नोट्स को मैंने शेयर किया था, तो उसमें उसमें पढ़ लेते हैं क्या पॉइंट्स दिए हैं। आयरन लॉस, कॉपर लॉसेस सभी को पता है, सिंपल ही मैंने बताया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टेरिसिस लॉसेस को ऊपर से चलते हैं। व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, its domains are aligned in the direction of the applied magnetic field. If the magnetic material is magnetized in the reverse direction, then domains align themselves in the opposite direction. मतलब ये प्रॉपर्टी बताई कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में डोमेन्स होंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो डोमेन्स का अलाइनमेंट चेंज जाएगा। In this process, there is loss of power due to movement of domains, and this is called as the hysteresis loss. Simple definition है, पेपर में लिख पाएंगे आप। Because the transformer core is a magnetic material, is made up of magnetic material, and supply provided to the transformer is single phase alternating. So during the positive half cycle of the input voltage, domains are aligned in the one direction. During the negative half cycle of the input voltage, domains are aligned in the another direction. Hence, the power losses in the magnetic core or transformer due to the domain's movement is called as the hysteresis losses. तो समझ में आ गया होगा। हिस्टेरिसिस लॉस के लिए एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं बता देता हूँ। इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं, दीज हिस्टेरिसिस लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं और एडी करंट लॉस किस तरह से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और एडी करंट लॉसेस की जब हम बात करते हैं तो एडी करंट लॉसेस के लिए लिखा हुआ है दीज आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। मैं देता हूँ पीई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये इनका भी डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा किस तरह से आया, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो दैट इज द डीप एनालिसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, वो आपके पार्ट पे अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो हमें ये सारे पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द एडी करंट लॉस। इसको समझते हैं क्या होते हैं। नाउ एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस के बारे में कुछ आइडिया, जैसे आपने स्टेटस के बारे में बताया था, एनी आइडिया अबाउट द एडी करंट लॉस? एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस की जब हम बात करते हैं तो एडी करंट लॉस भी कहाँ पे हो रहे हैं? ट्रांसफार्मर के कोर में ही हो रहे हैं। लेट मी ड्रॉ द कोर अगेन। दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। In this core part of transformer, the eddy current losses are occurring. Okay, this is the primary winding. This is the secondary winding. Load is connected here, and a supply source is connected here. Supply board. This is alternating supply board. तो अब यहाँ पर कोर है, इस कोर में एडी करंट लॉस कैसे होंगे? एडी करंट लॉसेस कहता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ऐसा देखा गया कि जो फ्लक्स यहाँ पर कोर के पार्ट में लिंक किया, वो फ्लक्स कोर में भी एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है। मतलब जैसे हमने एक ऐसा मटेरियल चूज किया ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है। अब अगर आप आयरन को देखें, आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, आयरन जल्दी मैग्नेटाइज होता है। आयरन को किसी मैग्नेट के पास लेकर के आई, किसी चुंबक के पास लेकर के आइए तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमने मान लिया आयरन की बनी हुई कोर सिलेक्ट करी, इट इज हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
देन आयरन इज ऑल्सो हैविंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए करंट को भी कैरी कर सकता है। मतलब जो मटेरियल हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे, मैग्नेटिक मटेरियल जो सिलेक्ट किया, दैट मैग्नेटिक मटेरियल इज हैविंग ए प्रॉपर्टी टू कैरी द फ्लक्स, and as well as it is having the property to carry the electrical current also. Then what is happening in that case? What is happening due to the setup of the flux in the transformer core, कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ, इस वाले पार्ट में जो कोर है, अब इस कोर में जैसे ही फ्लक्स सेटअप हुआ, तो फ्लक्स सेटअप की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ कोर में भी, क्योंकि ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ पर भी हो सकता है, फॉर्मूला अप्लाई कहीं पर भी हो सकता है। तो कहता है यहाँ पे कोर में क्या हुआ, फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हुआ। जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पर एक उस ईएमएफ की वजह से एक करंट का फ्लो मिला, और उस करंट को हमने नाम क्या दे दिया, एडी करंट का नाम दिया। Now this current is flowing in the transformer core, and this current, due to this flow of this eddy current, there will be losses in the transformer core, named as the or formulated as the IE square into R। जो भी उसका रेजिस्टेंस का पार्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एडी करंट लॉस की वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉस हो रहे हैं, उसको हमने एडी करंट लॉस दिया। ये भी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं थे, हम नहीं चाहते कि कोर में ऐसा कोई लॉस हो, लेकिन कोर की प्रॉपर्टी है, अब ईएमएफ इंड्यूस होता है, अगर वाइंडिंग में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है, तो कोर के मटेरियल में भी हो रहा है, क्योंकि हमने मटेरियल ऐसा यूज किया जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एक करंट का फ्लो होगा, अब उसको नाम हमने दे दिया एडी करंट। उस एडी करंट की वजह से जो पावर लॉस हो रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया एडी करंट लॉसेस, क्योंकि ऐसे किसी लॉस की हमें ऐसे किसी पावर की हमको आवश्यकता नहीं थी। अब वो लॉस हो रहे हैं, ये लॉस कहाँ से जा रहे हैं, जो भी सप्लाई से आप पावर को इनपुट कर रहे हो, उस पावर का ही कुछ पार्ट एडी करंट लॉसेस में जा रहा है। मतलब इनपुट पावर के टर्म में अगर हम देखें, तो हमने यहाँ से पावर इनपुट किया, जो भी पावर इनपुट किया, सबसे पहले हमको क्या मिलता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे मिला वाइंडिंग लॉस। तो हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग लॉस को अलग कर दिया, ये बाहर चले गए वाइंडिंग लॉस, और प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर और आगे बढ़े तो कहता है हिस्टेरिसिस लॉस हमको मिले, यहाँ पे क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस। फिर और आगे बढ़े तो कहता है एडी करंट लॉस मिले, एडी करंट लॉस। फिर इसके बाद जो आपको आउटपुट मिला, वो हो जाएगा पावर आउटपुट इन द सेकेंडरी साइड। और ना तो हम चाहते थे कि वाइंडिंग में कोई लॉस हो, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम कभी चाहते ही नहीं थे रेजिस्टेंस हो, लेकिन रेजिस्टेंस था और आई स्क्वायर आर लॉस हो रहे थे। हिस्टेरिसिस लॉस हम कभी चाहते नहीं थे कि हो, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस क्या था, मेटेरियल की प्रॉपर्टी, डोमेन्स मूव कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए, तो हिस्टेरिसिस लॉसेस हो रहे हैं। एडी करंट लॉस हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे कोई करंट का फ्लो ट्रांसफार्मर की कोर में भी हो, लेकिन कुछ करंट का फ्लो हो रहा है, कम या ज़्यादा जो भी है, और उसकी वजह से कुछ लॉसेस मिल रहे हैं, एडी करंट लॉस है। तो ये लॉसेस हमारे लिए वेस्टेज हैं। तो अगर मैं पावर आउटपुट और इनपुट के बीच में एक इक्वेशन लिखने की बात करूँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पावर आउटपुट माइनस, सॉरी, पावर इन, चलो मैं इस इक्वेशन को फिर बताऊंगा, पहले मैं पार्ट कवर करता हूँ। पहले मैं एडी करंट लॉस वाले पार्ट को कवर कर लेता हूँ, फिर मैं इस वाले पार्ट पे आऊंगा। ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब एडी करंट की बात आती है, तो एडी करंट लॉस यहाँ पर क्लियर हो गया कि वो ट्रांसफार्मर की कोर में ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी की वजह से, इंडक्शन की वजह से जो भी फ्लक्स हुआ, उस फ्लक्स की वजह से लॉसेस मिल रहे हैं। अब बात आती है, जो पॉइंट छूट गया, कि इन एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हिस्टेरिसिस लॉसेस के पार्ट में हमें पता है कि अगर हिस्टेरिसिस लॉसेस है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने हिस्टेरिसिस कर्व का अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे, जहां पर हिस्टेरिसिस लूप का एरिया कम होगा, वहां पे हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होंगे। इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अगर वाइंडिंग लॉस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कम करेंगे, वाइंड लॉस कम हो जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी, एडी करंट लॉस। तो कहता है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है, उस कोर को जब हम डिजाइन करते हैं, व्हेन वी डिजाइन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो कोर की हम अलग अलग प्लेट्स डिजाइन करते हैं। आपने कोर की एक प्लेट डिजाइन करी, कोर की एक दूसरी प्लेट डिजाइन करी, ये पतली पतली प्लेट्स हैं कोर की, थर्ड प्लेट डिजाइन करी, और फिर इन सारी प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते चले गए, और हमको क्या मिल गया, एक थिक कोर मिल गई। मतलब आप कह सकते हैं कि आपने, जैसे आपको कुछ इस तरह का ट्रांसफार्मर कोर बनाना है यहाँ पर, दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो यहाँ पर बीच में इस तरह से। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस यहाँ पर रेक्टेंगल शेप की यहाँ पे आप पतली पतली कोर्स रखोगे, कोर डिजाइन करोगे, और एक कोर के पास के बाद जब दूसरी कोर लगेगी, तो वहां पर क्या होगा, आपको बीच में इंसुलेशन मटेरियल को यूज करेंगे। आपने यहाँ पे एक इंसुलेशन मटेरियल यूज किया,
यहाँ पे आपने एक कोर बनाया, फिर आपने एक इंसुलेशन मटेरियल यूज़ किया यहाँ पर जो लगा हुआ है। उसके बाद आपने इसके चारों ओर फिर आपने सेकंड कोर बनाई। सेकंड ट्रांसफार्मर की जो कोर है, जो प्लेट है बेसिकली, उस प्लेट को ला करके यहाँ पे लगा, सेकंड प्लेट को लगा दिया। जैसी सेकंड प्लेट लगी, उसके बाद फिर से आपने एक इंसुलेटिंग मटेरियल लिया और उस इंसुलेटिंग मटेरियल को यहाँ पर ला करके लगा दिया गया। इस तरह से आ गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर थर्ड प्लेट आ गई, तो यहाँ पर ये थर्ड प्लेट आ गई। सॉरी। तो इस तरह से हम जब प्लेट टू प्लेट जब डिज़ाइन करते हैं तो फिर वो ट्रांसफार्मर में की जो एडी करंट लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेट मी चेक द ऑन द गूगल, शायद कुछ मिल जाए। ट्रांसफार्मर लैमिनेशन, ये देखिए, यहाँ से क्लियर होगा, ये डायग्राम दिख रहा है। इज दिस डायग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है आप लोग को डायग्राम ये? क्या आपको दिख रहा है यस सर। पीछे? ओके। तो यहाँ पर देखिए, साइज क्यों नहीं, हाँ ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए जो लैमिनेशन किस तरह से डिजाइन किए गए। यहाँ पर पूरा एक थिक मटेरियल ले सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक थिक मटेरियल ले सकते थे आयरन का बना हुआ, लेकिन वो थिक मटेरियल नहीं सिलेक्ट किया यहाँ पर। उसको अलग अलग प्लेट ने बना दिया। जैसे ये एक प्लेट बनी हुई जिसको इन्होंने बाहर निकाल के अलग किया हुआ है। ऐसे ही सेकंड प्लेट है, थर्ड प्लेट, 4 5 6 7 8 से नंबर ऑफ प्लेट्स, कोर को नंबर ऑफ प्लेट्स में कर दिया गया। ठीक है। और फिर उनको कैसे करते हैं, एक प्लेट को लगाएंगे, उसके बाद एक इंसुलेटिंग मटेरियल, वार्निश या कुछ और मटेरियल जो भी यूज करते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद सेकंड प्लेट के बाद थर्ड प्लेट जब लगाएंगे तो सेकंड के बाद फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर थर्ड प्लेट, फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर फोर्थ प्लेट, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर फिफ्थ प्लेट। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये इसको चेंज करते जाते हैं, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जितना भी छोटी छोटी पतली पतली प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज किया। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस फैक्टर है वो क्या है, एडी करंट। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट हो रहा है। अगर करंट होगा तो ही आई स्क्वायर आर लॉसेस मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर के कोर में करंट जो है फ्लो ना हो। ट्रांसफार्मर के कोर में करंट अगर है तो किस तरह से उसको मिनिमाइज किया जाए। तो कहता है कि करंट को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका हमारे पास, करंट को रिड्यूस करने के लिए इंसुलेटर यूज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आयरन के एक थिक मटेरियल की यूज करने की बजाय थिन मटेरियल यूज करेंगे, और हर थिन मटेरियल के बाद बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स को लगाते जाएंगे। अब कहता है इससे कोई फ्लक्स पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। कहता है फ्लक्स तो हमारा एयर में भी सेटअप हो जाता है इजिली, तो फ्लक्स जहां पर करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करती है, तो फ्लक्स हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल में भी इजिली सेटअप हो जाएगा, लेकिन करंट के फ्लो को। एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आ रही है आवाज़। ओके ओके ओके। तो इस तरह से हम मेडिक एंड लॉसेस को यहाँ पर क्या करते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं। आई थिंक नाउ द थिंग विल बी ओके टू ऑल ऑफ यू बाई बाई व्यूइंग दिस पिक्चर। जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो थिक थिन थिन मटेरियल लगा करके कोर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो दीज आर अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ लॉसेस। फर्स्ट इज द वाइंडिंग लॉस है, सेकंड इज द हिस्टेरिसिस लॉस है, एंड थर्ड इज द एडी करंट लॉस है। अब मैं आता हूँ पावर फ्लो डायग्राम पे। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द पावर फ्लो डायग्राम। पावर फ्लो डायग्राम। पावर इनपुट हमने दिया ट्रांसफार्मर को। उसके बाद सबसे पहले हमको मिले वाइंडिंग लॉस। वाइंडिंग लॉस मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक साथ लिख देता हूँ, टोटल वाइंडिंग लॉसेस। ठीक है, मतलब इसको हम कॉपर लॉस ही बोलते हैं। उसके बाद हमको मिले कोर लॉसेस, जिसको इसका एक पार्ट था हमारे पास हिस्टेरिसिस लॉस।
हिस्टेरिसिस लॉस, और फिर हमको मिले एडी करंट लॉसेस। इनको हमने, इन तीनों लॉसेस को हमने रिड्यूस करने के जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं वो हमने करे हैं, डिज़ाइनिंग के पार्ट पर हमेशा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये लॉसेस मिलते हैं, कम या ज़्यादा। रिमेनिंग जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास पावर आउटपुट सेकेंडरी साइड में हमको मिला, जो कि लोड तक ट्रांसफ़र हो पाया है। तो अब मैं अगर पावर फ्लो की इक्वेशन लिखूं, तो पावर इनपुट, जितने लॉसेस बाहर जा रहे हैं उनको माइनस करेंगे, माइनस वाइंडिंग लॉस। वाइंडिंग लॉस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पी कॉपर लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉस को मैं लिख देता हूँ पी एच। एडी करंट लॉस को लिख देता हूँ पी ई। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? द इक्वेशन विल बिकम एज इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉसेस पी सी यू, क्योंकि लॉसेस है माइनस हो जाएगा, माइनस हिस्टेरिसिस लॉसेस पी एच, माइनस एडी करंट लॉसेस पी ई, एंड इट विल बिकम इक्वल टू आउटपुट। मतलब आउटपुट पावर जो मिलेगा वो इनपुट में से इन लॉसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा। कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं कि पी इन कॉपर लॉसेस को लिख दिया पी सी यू कॉपर लॉसेस, और कोर लॉस को लिख दिया पी आयरन लॉसेस। तो यहाँ लिख दिया पी आर कॉपर लॉसेस, और ये हो गए आयरन लॉसेस। नाउ इट विल बिकम इक्वल टू द पावर आउटपुट। तो पावर, पावर लॉसेस एंड पावर फ्लो डायग्राम, इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट अगर है तो अभी पूछ सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर का पावर फ्लो डायग्राम, पावर फ्लो किस तरह से होता है और कौन कौन से लॉसेस मिलते हैं। इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट यू मे आस्क प्लीज। Okay, it means no doubt. Now the next is the transformer efficiency. Come to the next topic, which is the transformer. अब losses की बात कर रहे हैं तो यहीं पे लगे हाथ हम efficiency भी डिस्कस कर लेते हैं। Next is the transformer efficiency. Efficiency क्या होती है? What is efficiency? Anyone? Efficiency is equal to आउटपुट अपॉन प्रिसाइजनेस। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इसी को अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करता हूँ, नाउ द फॉर्मूला बिकम एज पावर, चलो मैं आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है परसेंटेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कोई भी डिवाइस कितना एफिशिएंट है। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी क्या होती है जो कि मार्क्स स्कोर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन किया सकती है, कि पेपर में वो 100 मार्क्स का पढ़ के गया तो इनपुट 100 मार्क्स का था, आउटपुट उसके अगर 90 मार्क्स आए तो उसके 90 नंबर आ गए, 90 मार्क्स आ गए, तो एफिशिएंसी कितनी जाएगी 90%। तो 90 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज में करेंगे 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, इट विल बिकम 90%। तो एफिशिएंसी मीन्स कि हम डिवाइस से कितना आउटपुट में ले पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या हम उसमें इनपुट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेपर में 70 मार्क्स का ही पढ़ के गया है और उसके 60 मार्क्स आते हैं तो उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली हाई मानी जा सकती है। अगर विद रिस्पेक्ट, कोई अगर पेपर में अगर 3 यूनिट पढ़ के गया है और 3 यूनिट में से वो 60 मार्क्स से क्वेश्चन आए, 3 यूनिट से 60 में 60 लेकर के आए, तो उसकी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ के गया उतना स्कोर किया। ओवरऑल सिस्टम के अकॉर्डिंग भले ही वो 60% है, बट हिज एफिशिएंसी 60%। तो यहाँ पर इस तरह से एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। अब जब पावर आउटपुट और पावर इनपुट की बात करते हैं तो हम ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूले को लिखें। तो ट्रांसफार्मर में आउटपुट में क्या होगा फॉर्मूला? V2 I2 cos फाई टू। आउटपुट मतलब सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड मतलब लोड साइड, लोड साइड जहां पर जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, जितने भी टर्म्स हैं वो हमने टू से डिनोट करे हैं सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड में पावर क्या हो जाएगी? V2 I2 cos फाई टू, डिपेंडिंग ऑन द लोड द cos फाई विल डिफाइन। इनपुट के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा थोड़ी देर पहले, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले का लिख सकते हैं, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेज। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट प्लस लॉसेस, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। दिस फॉर्मूला इज वैलिड, पी इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट प्लस लॉसेस। एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा कि कोई स्टूडेंट 100 मार्क्स के पेपर के लिए तैयारी करके गया था, उसने 90 मार्क्स को स्कोर किया,
10 मार्क्स के लॉस हो गए, गलती हो गए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। ये फॉर्मूला क्या है? वैलिड फॉर्मूला है। तो हम लिख सकते हैं पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट प्लस लॉसेस, और इसी फॉर्मूले को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। दिस पार्ट, इनपुट को लिख देंगे आउटपुट प्लस लॉसेस, और आउटपुट के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है V2 I2 कॉस ऑफ फाई 2, हो गया आउटपुट प्लस लॉसेस। कौन कौन से लॉसेस? एक आपके पास कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस के लिए फॉर्मूला क्या है? I²R। यहाँ पे हमने सारे सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म लिखे हुए हैं, तो हम कॉपर लॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं I2² RE2। हमने फॉर्मूला देखे कॉपर लॉस के, तीन फॉर्मूले थे, I1² R1 प्लस I2² R2, ये पहला फॉर्मूला था। दिखा देता हूँ मैं वापस आकर के, जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, दीज वर द फॉर्मूले। तो कॉपर लॉस का एक फॉर्मूला हमारे पास था I1² R1 प्लस I2²R2। रिफर टू प्राइमरी साइड हम लिख सकते हैं I1² R equivalent 1, और सेकेंडरी साइड रिफर करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I2² R equivalent 2 या फिर RE2। तो हमने यहाँ पे सारे टर्म जो है वो सेकेंडरी, क्योंकि टू यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड के यूज कर रहे थे, तो तीनों में से एक फॉर्मूला सिलेक्ट करना था, तो हमने कहा सिमिलैरिटी रहेगी, तो हमने I2² RE2 लिख दिया। ई मतलब इक्विवेलेंट या ई बात एक ही है। प्लस ये तो हो गया वाइंडिंग लॉस। इसके बाद हमें क्या मिलेंगे? कोर लॉसेस। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? पीसी। पीसी या कह सकते हैं पीसी, कई जगह PI लिखा होगा, आयरन लॉस या कोर लॉस। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। अब इसमें एक टर्म आता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है? हाँ सर। मैक्सिमा और मिनिमा, जब हम मैक्सिमा और मिनिमा करते हैं तो क्या करते हैं, जिसके लिए हमें मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसको हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमें एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एफिशिएंसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? कहता है जो वेरिएबल टर्म है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ d eta/d I2 विल बिकम इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं, वहां से हमें एक कंडीशन मिलती है, इसको मैक्सिमा कंडीशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि d eta/d I2 क्यों कर रहे हैं? डी ईटा बाई एफिशिएंसी के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो डिफरेंशिएट तो एफिशिएंसी को ही करना पड़ेगा, ठीक है, डी ऑफ ईटा हो गया। डिवाइड बाई DI2 क्यों कर रहे हैं? सेकेंडरी करंट के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर सारे के सारे टर्म्स देखें तो करंट करंट ही एक ऐसा टर्म है जो लोड पे डिपेंड करता है। इस बात को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, किस तरह से कि हमने कहा कि ट्रांसफार्मर है या कोई भी सप्लाई सोर्स है, इसके साथ कनेक्टेड कई सारे लोड हैं। मान लीजिए एक बल्ब कनेक्टेड है या कोई दूसरा लोड कनेक्टेड है, उसका कोई थर्ड लोड कनेक्टेड है। तो ये सारे लोड पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। क्यों पैरेलल में? क्योंकि हमें पता है कि इन सारे के सारे लोड को एक कॉमन वोल्टेज 220 वोल्ट चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो 220 वोल्ट का वोल्टेज होगा, क्योंकि इसी वोल्ट पे सारे हमारे अप्लायंसेस वर्क करेंगे। पैरेलल में इसलिए दे दिया क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो सेम 220 वोल्ट आपको यहाँ मिलेगा, सेम 220 वोल्ट आपको सेकंड एक एपरेटस पे मिलेगा, वही सेम 220 वोल्ट आपको थर्ड मिलेगा। तो ये हो गया वोल्टेज की बात। अब कुछ करंट ये कैरी करेगा I1 करंट, कुछ करंट ये लेगा I2, कुछ करंट ये लेगा I3। इनमें से अगर आपने किसी एक का स्विच ऑफ कर दिया, आपने कहा कि लाइट को मैंने ऑफ करना है, जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया तो ये करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपने कोई और लोड आगे ला करके मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, लोड नंबर 4, तो उसकी वजह से करंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जैसे करंट बढ़ेगा तो पावर तो VI cos फाई है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है। I cos फाई में I की जो वैल्यू है वो I वैल्यू जब वो इंक्रीज करती है तो पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, I वैल्यू कम होती है तो पावर रिक्वायरमेंट कम आती है। मतलब जितने नंबर ऑफ लोड आप बढ़ाते जा रहे हो, उतने लोड के बढ़ने से पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और उस पावर की बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वोल्टेज रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वोल्टेज तो एक फिक्स वोल्टेज 220 वोल्ट पे वर्क करेगा।
करंट की वैल्यू वेरी करेगी। आपने जितने apparatus घर में चला दिए उतनी करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, सप्लाई से, ग्रिड से, लगे हुए ट्रांसफार्मर से, मीटर से। जितने इक्विपमेंट ऑफ ऑफ कर देते हो उतना आपके पास करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है। मतलब करंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो लोड पे डिपेंड करता है, और लोड एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली वेरिएबल है। वो हमारे जो कंज्यूमर कभी भी यूज करता है, कभी भी हम घरों में अगर सप्लाई को ऑन या ऑफ करते तो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते इसका फर्क ट्रांसफार्मर पे क्या पड़ेगा। हमारी इच्छा हुई हमने लाइट ऑन कर दी, इच्छा नहीं हुई लाइट को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म निकल करके आता है वो आता है करंट। लोड आता है, लोड के रिस्पेक्ट में करंट आता है। तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई टू करंट, एंड वी विल पुट इक्वल टू वैल्यू 0। एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एक कंडीशन मिलेगी जो होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन। इसका डेरिवेशन है, आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करिएगा। जो मैं जनरली क्लास में क्या बोलता हूँ, स्टूडेंट करते हैं इसको, आप भी करिएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा डी डी ईटा बाई डी आई टू, और वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, iron losses will become equal to the copper losses. This will be the result. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसपे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ट्रांसफार्मर केस में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी। आंसर है आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज, या फिर कई जगह लिख करके आएगा constant losses is equal to fixed losses. These are the constant losses, constant loss, and these are the fixed loss. Oh, sorry, constant loss is equal to variable loss. Copper losses are the variable loss. These are the variable losses. एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं। एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी के लिए हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली, आयरन लॉसेज विल बिकम इक्वल टू द कॉपर लॉसेज। यहाँ तक के पार्ट को हमने कवर किया आज की क्लास में। तो यहाँ तक काफ़ी डेरिवेशन और काफ़ी कंसेप्ट हो गए हैं। और आई थिंक कि जो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आपको कराऊंगा। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी दैट आई विल कवर इन द टुमारोज क्लास। एंड जो कंटेंट मैंने अभी कवर किया इस पे किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मुझे और याद दिला दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में कि क्यों हम आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं और क्यों कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोलते हैं, ये मुझे आपको बताना है। इसका आप मुझे याद दिलाइए कि मुझे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है क्लास में। ठीक है, तो जितना पार्ट में भी कवर किया, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू मे आस्क प्लीज। एनी डाउट? नो सर। ओके, प्रांजल, पूरन, अंशिता, जतन, कार्तिक, ओके। तो ठीक है, इफ देयर इज नो डाउट यू आर अलाउड टू लीव द क्लास नाउ। मैं अटेंडेंस तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, टाइमिंग अभी 1:30 तक रहता हूँ। देन वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।